नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उनकी मुलाकातों का दौर इस वक्त चल रहा है। सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं उस मुलाकात पर जो अब से थोड़ी देर में होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी से। यूपी में बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी से योगी की ये पहली मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि योगी के दिल्ली दौरे के दौरान ही यूपी में नई सरकार की रूपरेखा भी तय हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं सीधा अपने रिपोर्टर्स के पास। हमारे साथ दिल्ली से नीरज पांडे और लखनऊ से संजय त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। और नीरज, पहले आपसे ही जानना चाहूंगी, अब तक कितनी मुलाकात खत्म हो चुकी हैं आज के अपॉइंटमेंट डायरी से योगी आदित्यनाथ की, और सबसे बड़ी मुलाकात है जिसका बिल्डअप चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी के साथ 5 बजे। जी बिल्कुल प्रीति, 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ ने पहली मुलाकात की भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री वीएल संतोष के साथ, और दूसरी मुलाकात उनकी हुई उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से। ये दोनों मुलाकातें दरअसल जीतने के बाद जब दिल्ली पहुंचे हैं तो ये औपचारिक मुलाकात। लेकिन तीसरी जो मुलाकात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी मुलाकात है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी से। मैं प्रधानमंत्री आवास पर ही खड़ा हूँ। थोड़ी देर बाद यहाँ पे करीब 4:30 पौने 5 बजे पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ, और 5 बजे से ये मुलाकात शेड्यूल्ड है। और इस मुलाकात के बाद भी 2 बहुत महत्वपूर्ण मुलाकातें हैं। एक गृह मंत्री अमित शाह के साथ 7 बजे और 6 बजे जेपी नड्डा के साथ। तो ये 2 मुलाकातें बहुत अहम हैं। लेकिन ये 2 औपचारिक मुलाकातें रहेंगी प्रीति। असली जो बैठक होगी वो बैठक देर रात आज हो सकती है या 1-2 दिन बाद हो सकती है, जिसमें सुनील बंसल भी रहेंगे, गृह मंत्री भी रहेंगे, संगठन मंत्री वीएल संतोष भी रहेंगे, जेपी नड्डा भी रहेंगे। और वो बैठक तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में नए मंत्रिमंडल कैसा होगा, उस मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे, संगठन की क्या भूमिका होगी, संगठन में कुछ चेहरे बदलेंगे तो वो कौन होंगे। तो ये सब जो भी आगे, क्योंकि अगले 5 साल में न सिर्फ सरकार चलानी है बल्कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ना है। ऐसे में सरकार और संगठन दोनों के बीच में तालमेल भी रहे और दोनों तारतम्य के साथ राज्य में काम करें, इन सब विषयों को लेकर एक बहुत अहम बैठक होगी। उस बैठक में तय होगा। उस बैठक में संभवतः प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह को भी बुलाया जाएगा। भरा दिन है, मीटिंगों से भरा दिन है योगी आदित्यनाथ के लिए। नीरज, आप कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुलाकात आपने भी जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। जीतकर आए हैं उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ, और आज पहली बार उस जीत के बाद मिलेंगे पीएम मोदी से अब से कुछ ही देर में। उस मुलाकात के बारे में आगे भी बात करेंगे नीरज, लेकिन एक बार संजय त्रिपाठी के पास भी जाना चाहती हूँ जो लखनऊ से लाइव है हमारे साथ। संजय, इन मुलाकातों का दौर तो लखनऊ से ही शुरू हो गया था। वहां पे भी जो सारे विधायक जीतकर आए हैं वो एक एक करके आपने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री के आवास पर आ रहे थे, और कवायद तेज हो चुकी है। कौन अपने आप को देख रहा है योगी 2.0 के कैबिनेट में? देखिए प्रीति, मुलाकातों का दौर जैसे आपने बताया कि दिल्ली में चल रहा है और वो लखनऊ से शुरू हुआ था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत लेकर के आई, उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो प्रदेश भाजपा संगठन है उसके वरिष्ठ पदाधिकारियों के पास में बधाई देने वालों का तांता लग गया। सुबह भी जब मुख्यमंत्री आवास से सीएम योगी निकलना था तो उस वक्त भी उनके पास में कई भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और नेतागण मिलने पहुंचे हैं। ये कहा जा सकता है कि लोग अपना अपना दावा जरूर करेंगे, लेकिन 2 चीज़ें अहम हैं जो तय होनी है दिल्ली में। जैसे कि पहला तो ये कि जो मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना है वो कार्यक्रम कब, कैसे और कहाँ होना है। कई चर्चाएं हैं कि पिछली बार जैसे रमाबाई अंबेडकर पार्क में हुआ था, तो इस बार माना जा रहा है कि जो इकाना स्टेडियम है, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, वहाँ पर भव्य कार्यक्रम किया जा सकता है और उसमें शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, जिसकी तारीख जो बताई जा रही है लगभग 22 तारीख हो सकती है। 22 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मंगलवार का दिन भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। पहले भी कई प्रमुख जो कार्यक्रम हुए हैं, कई आयोजन हुए, वो मंगलवार के दिन हुए। अब ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के शेड्यूल पर है कि वो 22 तारीख को उपलब्ध होते हैं कि नहीं है। तो इस तरह से पहला तो ये तय होना है कि जो ये मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम होना है वो कहाँ होना है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा। डिप्टी सीएम के नाम, कई लोगों के नाम चल रहे हैं, वो नाम आपने भी दिखाए, लगातार दिखा रहा है बीपी न्यूज़। उन नामों पर मुहर लगेगी। कैबिनेट मंत्री कौन होगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होगा, राज्य मंत्री कौन होंगे, ऐसे बहुत सारे नामों को लेकर कई सारे कयास हैं।
जी लेकिन बिल्कुल। और यही तय करना है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वरिष्ठ नेता। जी 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 बिल्कुल संजय, आपने बिल्कुल सही जानकारी दी कि लगता है कि आज जब इन मुलाकातों का दौर खत्म हो जाएगा योगी आदित्यनाथ के लिए बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप के साथ, उसके साथ ही ये भी तय हो जाएगा कि आखिर शपथ ग्रहण की तारीख कौन सी होगी। संजय त्रिपाठी बता रहे हैं कि 22 मार्च तारीख हो सकती है। ज्यादातर मंगलवार का दिन शुभ मानती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उस दिन क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उपलब्ध होंगे अपने शेड्यूल के हिसाब से, वो एक बड़ा सवाल है। और साथ ही कौन वो चेहरे होंगे जिन्हें पहली बार मौका मिलेगा, कौन वो चेहरे होंगे जिन्हें रिपीट किया जाएगा योगी आदित्यनाथ की दूसरे टर्म की सरकार में उत्तर प्रदेश में। नीरज, ये 4 डिप्टी सीएम के पीछे लॉजिक क्या है, इसका राज क्या है, इसकी तरफ क्यों बढ़ती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी इस बार? प्रीति देखिए, ये सब कयास है कि कितने के डिप्टी सीएम होंगे, कितने मंत्री होंगे, इन सब का जो सही मामले में जो जानकारी आएगी, जो पार्टी की जो कोर कमेटी की बैठक होती है उस बैठक के बाद पता चलेगा। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। किसी भी फैसले को लेने से पहले एक बैठक होती है, सभी वरिष्ठ लोग बैठते हैं, सबकी अपनी अपनी राय ली जाती है और राय के बाद ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्या निर्णय लिया जाए। प्रधानमंत्री से मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी में कोई भी बड़ा नेता हो, कोई भी अकेले फैसला नहीं करता है। इसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, उस सिस्टम के तहत ही फैसले लिए जाते हैं। राय जरूर ली जा सकती है किसी बड़े नेता से, लेकिन जो निर्णय होता है वो सामूहिक होता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कितने डिप्टी सीएम होंगे या कितने मंत्री होंगे, इस पर थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी ये जो मुलाकातों का दौर है ये औपचारिक मुलाकात है। यानी कि जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए हैं तो अपने वरिष्ठ नेताओं से मिलकर उनको धन्यवाद देंगे, होली की शुभकामनाएं देंगे, ताकि चुनाव इतने बड़े चुनाव में सेंट्रल लीडरशिप पीठ थपथपाएगी योगी आदित्यनाथ की कि देखिए आपके नेतृत्व में इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनी गई है उत्तर प्रदेश में। तो जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ इन मुलाकातों में बिजी हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की भी खबर ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है कि 5 राज्यों में उन्हें इतनी बड़ी हार क्यों मिली। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस में मंथन जारी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और दिल्ली में ये बैठक चल रही है। राहुल, प्रियंका, चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह इस बैठक में पहुंचे हैं। भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल हैं। इस वक्त ये तस्वीरें आ रही हैं सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की दिल्ली से। आज कांग्रेस पार्टी मंथन मोड में है, क्योंकि ये सोचना होगा कि 5 राज्यों में इतनी भारी हार कांग्रेस पार्टी को क्यों मिली, कहां गलत जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी को लेकर बना हुआ है वो ये है कि क्या नेतृत्व में कोई बदलाव हो सकता है। इसी सवाल को लेकर सीधा चलते हैं आशीष कुमार सिंह के पास, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब आशीष, नेतृत्व में बदलाव देख सकते हैं क्या कांग्रेस में? देखिए, आज इस बात की गुंजाइश तो है कि क्योंकि G23 के दोनों नेता भी गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा पहुंच गए हैं, वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू होगी। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी भी आ गए हैं। इस बात की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने प्रीति कल इस बात से इनकार किया था कि इस तरह की चर्चाएं गलत है, लेकिन आपको याद होगा G23 के नेताओं ने जब पहली बार कांग्रेस अध्यक्षा को चिट्ठी लिखी थी, तब उसके बाद जब वर्किंग कमेटी की बैठक सोनिया गांधी ने बुलाई थी तो उन्होंने अपने इस्तीफे का ऑफर किया था। जिस तरह की राउटिंग हुई है, जिस तरह का डिबैकल झेलना पड़ा है कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद ये चर्चा गर्म है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संभव है कि अध्यक्ष के पद से आज मिसेस गांधी अपनी तरफ से इस्तीफा ऑफर करे। और वो पहले भी कह चुकी हैं कि वो चाहती हैं कि किसी और को अध्यक्ष पार्टी खुद चुन ले। हालांकि बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है गांधी परिवार का ये कहना कि आप अपना कोई नया अध्यक्ष चुन लें और आपकी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आना। अभी चुनाव होना बाकी है, अक्टूबर सितंबर में चुनाव होना है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि आज सोनिया गांधी अपनी तरफ से ऐसा कोई इस्तीफा पेश करे, राहुल गांधी कार्य समिति से इस्तीफा पेश करें। लेकिन ऐसी सूरत में यह भी बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि क्या इलेक्शंस प्रीपोन किए जाते हैं और अगर सोनिया गांधी का ये इस्तीफा कबूल होता है तो क्या कोई इंटरिम अरेंजमेंट उनके जगह किसी और का किया जाता है, क्योंकि याद रखें वो खुद अभी अंतरिम अध्यक्ष है, पूर्णकाल अध्यक्ष अभी भी वो नहीं है। लिहाजा कई इफ एंड बट है, लेकिन हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि इतनी बुरी हार के बाद संभव है कि कांग्रेस अध्यक्षा खुद अपने इस्तीफे की पेशकश कार्य समिति की बैठक में करें। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये नई बात नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए मुंह की खाना। कई चुनाव में इससे पहले हार चुकी है कांग्रेस पार्टी, बुरी तरह से हार चुकी है और एक बार फिर से ये साबित हो गया 5 राज्यों के चुनाव के जब नतीजे आए कि कुछ बड़े बदलाव को अगर नहीं लेके आएगी कांग्रेस पार्टी तो फिर यहां से एक तरह से मिटती जा रही है पूरे देश से, हर राज्य से कांग्रेस पार्टी। और वहीं दूसरी तरफ G23 की अगर बात करें तो उनको कितना सीरियसली लेते हैं कांग्रेस के बाकी नेता?
देखिए, कांग्रेस आलाकमान की अगर बात करूं प्रीति, तो जो असेसमेंट कांग्रेस नेतृत्व का है वो कोई G23 के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं या उनकी तरफ से सुझाव आ रहे हैं उसको लेकर के कोई बहुत रिसेप्टिव नहीं रहे हैं। G23 पिछले 1-1.5 साल से लगातार मुखर है। उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि सारे फैसले पार्टी में राहुल गांधी भले ही अध्यक्ष ना हो, लेकिन उनकी स्वीकृति से ही होता रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक के बाद एक जैसे कांग्रेस की हार हो रही है, अगर अब भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो धरातल से कांग्रेस खिसकती जा रही है। इसको अब पार्टी कैसे एड्रेस करती है? यस, G23 लगातार कह रहा है कि वक्त आ गया है कि किसी नॉन गांधी को पार्टी में ऊपर नेतृत्व पर बिठाया जाए, पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। पार्टी के अंदर जो लोग गांधी परिवार के लॉयलिस्ट हैं, जैसे अशोक गहलोत से कुछ देर पहले मैंने एक इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ही लीड करता है और आगे करता रहेगा। तो दोनों खेमे एक दूसरे के आमने सामने आज कार्य समिति में खड़े होंगे। बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने है। इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी की बैठक चल रही है। मुझे लगता है हमें कुछ देर इंतजार करना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर मैं फिर दोहराना चाहूंगा प्रीति आपके प्रारंभिक सवाल पर कि इस बात से इस गुंजाइश से हम इनकार नहीं कर सकते कि आज संभव है कि नेतृत्व की तरफ से इस्तीफे का ऑफर हो। चलिए, ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं आशीष, और इंतजार रहेगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बाद किस तरह की खबर सामने आती है। हो सकता है आज सोनिया गांधी अपना इस्तीफा भी ऑफर कर दे। क्या वो मंजूर होगा कांग्रेस के बाकी नेताओं को? क्योंकि देखा है जब गांधी ने अपना नाम खींचा है लीडरशिप के रोल से, तब कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आता कि अब किसके हाथ में कमान थमाई जाए। आज कांग्रेस मुख्यालय में ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद हैं। क्या फैसला आएगा, लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देश में राजनीतिक माहौल गर्म है और आज सियासत का संडे हम देख रहे हैं, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी पंजाब में अमृतसर में अपनी जीत का जश्न मना रही है रोड शो करके, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दरबार में पहुंचे हैं और तमाम बड़े नेताओं के साथ यहां मुलाकात करके अपनी आने वाली सरकार की रूपरेखा भी तय करेंगे। वहीं तीसरी तरफ कांग्रेस अपनी हार पर मंथन कर रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक इस वक्त चल रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता यहां मौजूद हैं और बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि हो सकता है सोनिया गांधी अपना इस्तीफा भी सौंपे। इंटरिम प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन अब काम नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार एक के बाद एक बुरी हार का सामना कर रही है और अब उन्हें सोचना होगा कि ऐसा क्या बड़ा कदम उठाया जाए, नेतृत्व में क्या बदलाव किया जाए और उसी के बाद कोई रिवाइवल हो पाएगा कांग्रेस पार्टी का, किसी तरह से जीत का कोई मंत्र मिल पाएगा कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि अगर इसी तरह से एक के बाद एक बड़े राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं रही तो फिर अस्तित्व कैसे रहेगा कांग्रेस पार्टी का? लेकिन वो बड़ा चेहरा कौन हो सकता है, वो नेतृत्व कौन दे सकता है कांग्रेस पार्टी को जो यहां से उसे निकाले और जीत की तरफ लेके जाए? उसी के बारे में मंथन चल रहा है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। दिल्ली में ये बैठक इस वक्त चल रही है। 4 बजे शुरू हुई इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव शुक्ला, भूपेश बघेल, तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मौजूद हैं और इस बैठक पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। नमस्कार, एबीपी न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है प्रीति दहिया और बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की। आज इस युद्ध का 18वां दिन है। इन 18 दिनों में यूक्रेन ने बड़ी तबाही देखी है। बातचीत के कई दौर तो हुए लेकिन मामला सुलझने तक पहुंच नहीं पाया है। यूक्रेन और रूस के बीच इस युद्ध में इस समय सबसे ताजा खबर यह है कि यूक्रेन के लीव में रूस की तरफ से हवाई हमला हुआ है। यूक्रेन की मिलिट्री बेस पर हुए इस हमले में 35 लोगों की मौत की खबर आई है, जबकि 130 से ज्यादा लोगों को घायल बताया जा रहा है। ये दावा खुद लीव रीजन के गवर्नर ने किया है। यूक्रेन के कई जिलों से इस तरह की तबाही की तस्वीरें आ रही हैं और लीव में रूस के हमले की ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। खुद लीव रीजन के गवर्नर का दावा है कि यहाँ पर रूसी सेना ने मिलिट्री बेस पर हमला किया। 35 लोगों की उसमें मौत बताई जा रही है। 130 से ज्यादा लोगों को घायल भी बताया जा रहा है। ये जो 4 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं ये अलग अलग शहरों की है। मारियोपोल पर हमला लगातार चल रहा है रूसी सेना का, रिहायशी इलाकों पर भी, और तबाही के निशान आप जहां देखें वहां नजर आ जाएंगे। और कीव जो कि राजधानी है यूक्रेन की, उसने भी खूब हमले झेले हैं अब तक रूसी सेना के। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना भी पलटवार कर रही है
और रूसी प्लेन और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का दावा लगातार किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से भी। अब सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का, जो पिछले 18 दिनों से कवर कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच इस युद्ध को। आज कीव में मौजूद हैं। प्रणय, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है युद्ध भूमि से, ग्राउंड जीरो से? किस तरफ चल रही है ये लड़ाई? कहां रुकेगा, कहां थमेगा ये महासंग्राम दोनों देशों के बीच? प्रीति, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये संग्राम कैसे रुकेगा, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है जो भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है कि भारत ने जो यूक्रेन में अपना दूतावास था उससे पहले कीव से लवीव में शिफ्ट किया था और अब यूक्रेन से बाहर उसे पोलैंड में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि हाल ही में लीव के ऊपर जो लवीव में हमले हुए हैं, इवानो फ्रैंकोविस्क में हुए हैं, लुत्स्क में हुए हैं, ये जो पश्चिमी शहर थे उन पर हमलों का सिलसिला देखने के बाद भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि यूक्रेन से अब भारतीय दूतावास और भारत की दूतावास के तमाम ऑपरेशंस को फिलहाल टेम्पररी तौर पर पोलैंड शिफ्ट किया गया है। जहां तक सूरत हाल का सवाल मैं बताऊं, इस समय तापमान का पारा भले ही जीरो से नीचे चल रहा हो, लेकिन जो युद्ध का पारा है वो निश्चित रूप से चढ़ा हुआ है। मेरे पीछे अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो कीव शहर है इसके दोनों छोर, यानी जो नदी के उस पार का छोर आप देख रही हैं कैमरे पर इस समय, ये पूर्वी छोर है और इसके दूसरी तरफ में पश्चिमी छोर है और इन दोनों तरफ से ब्रोवारी से लेकर इरपिन और बोचा और गोस्तमिल, इन तमाम इलाकों के ऊपर करीब करीब 20 किलोमीटर के फासले पर रूसी सेनाएं हैं और लगातार कीव के खिलाफ दबाव बढ़ता चला जा रहा है। हाल ही में अब से कुछ देर पहले जो एडवाइजरी इशू की गई उसमें इस चीज की तैयारी बताई गई है कि 15 दिनों का सामान स्टोर कर लिया गया है कीव के अंदर और अगर नाकेबंदी होती है, यानी अगर सीज की स्थिति होती है तो कीव किस तरीके से सरवाइव करेगा। और इस शहर के आसपास जबरदस्त किलेबंदी की गई है। जितने रास्ते हैं उन तमाम रास्तों के ऊपर रॉकेट नजर आते हैं। हमने ग्राउंड पर जाकर ब्रोवारी से लेकर इरपिन तक दोनों ही छोर के ऊपर जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट ली तो जबरदस्त तैयारी एक तरफ रूस कीव की नजर आती है, यूक्रेनी सेना की नजर आती है, तो दूसरी तरफ लगातार आक्रामक कार्रवाई का सिलसिला जो है वो रूस की तरफ से नजर आता है। चाहे चर्निहाइव के इलाके के अंदर बमबारी हो या बूचा, इरपिन, मैरोके, ये तमाम जो इलाके हैं कीव के आसपास के इलाके हैं उन तमाम इलाकों के ऊपर लगातार बमबारी का सिलसिला जारी है। लगातार जो है जो दबाव है वो बना हुआ है। यूक्रेनी सेना भी लगातार दावा कर रही है प्रीति कि उसने रूसी सेना के जो टैंक कॉन्वॉयज हैं उनको ध्वस्त किया है, कई जगह उसके लड़ाकू विमानों को मारने का दावा किया है, लेकिन फिर भी अभी तक दबाव कम नहीं हुआ है कीव के ऊपर। और ये निश्चित रूप से चिंता की बात इसलिए है क्योंकि 18 दिन हो चुके हैं, न तो रूसी सेना कीव में दाखिल हुई है और न ही उसने इसकी किलेबंदी, इसकी घेराबंदी को छोड़ा है। जी बिल्कुल, ये तमाम अपडेट्स आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं प्रणय। इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जल्दी से उस पर नजर डाल लेते हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के एक और बड़े शहर पर रूसी सेना ने हमला किया है और यूक्रेन के निकोलाइव में भी रूस का हमला हुआ है। इस वक्त की ताजा खबर आ रही है युद्ध भूमि से। इस हमले में 9 लोगों की मौत की खबर आई है और आज यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का 18वां दिन है। रूस की तरफ से लगातार हमले तेज हो रहे हैं। कीव जो कि राजधानी है यूक्रेन की, उसकी घेराबंदी चल रही है, लेकिन अभी भी राजधानी में दाखिल नहीं हुई है रूसी सेना। इसी बात की पुष्टि भी कर रहे थे और जिक्र भी कर रहे थे मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। तो प्रणय, इस वक्त जो बड़ी चिंता लगी हुई है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि हमले लगातार चल रहे हैं रूस की तरफ से, वो शहर में भले ही ना घुसे हों, उस पर कब्जा ना कर पाए हों, लेकिन घेराबंदी चल रही है। और डायलॉग प्रोसेस का क्या हो रहा है? ज़ेलेंस्की की तरफ से लगातार पेशकश हो रही है कि मैं डायरेक्ट पुतिन से बात करने को तैयार हूं किसी न्यूट्रल लोकेशन पे। उसके चलते कहां पहुंची है बातचीत? देखिए, जवाब मॉस्को की तरफ से आना है। राष्ट्रपति पुतिन ने इस चीज़ का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। जो प्रस्ताव ज़ेलेंस्की की तरफ से दिया गया था कि वो जेरूसलम के अंदर बातचीत करना चाहते हैं। 3 दौर की बातचीत बेलारूस के अंदर दोनों देशों के बीच हो चुकी है अब तक, लेकिन किसी तरीके का ठोस समाधान नहीं निकला है। सेफ कॉरिडोर्स और जो पैसेजेस बनाने की बात हुई थी वो ज़रूर दोनों के देशों के बीच में सहमति बनी थी और उसके अनुसार जो नागरिक हैं या अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल सिटीजन्स हैं या दूसरे देशों के नागरिक हैं वो ज़रूर यहाँ से निकल के गए हैं, कई लोगों निकले हैं, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लोग कीव में मौजूद हैं। और ऐसे में बड़ी चिंता इस चीज की है कि रूसी सेना कब, कैसे, किस तरीके से दाखिल होगी, अगर दाखिल होती है तो, और अगर बातचीत का रास्ता नहीं निकलता है तो ये लड़ाई आखिर कितनी लंबी होगी या कितनी लंबी हो सकती है, क्योंकि ये सीज की एक स्थिति है। जिस तरीके से किले के आसपास घेराबंदी डाली जाती है, लगभग उस तरीके की घेराबंदी दोनों छोर से फिलहाल रूसी सेना की नजर आ रही है। न तो रूसी सेना पीछे हटी है और न ही यूक्रेनी सेना उन्हें बाहर निकालने में कामयाब हुई है। एक डिफेंसिव पॉस्चर यूक्रेनी सेना और यूक्रेन सिक्योरिटी
फोर्सेस जो हैं उनका फिलहाल नजर आता है शहर के चारों तरफ कई लेयर के अंदर डिफेंसिव जो पोस्चर्स हैं, जो पोजीशंस हैं, वो इस समय इख्तियार की गई हैं। लेकिन ये लड़ाई कब कैसे खत्म होगी, डायलॉग से खत्म होगी या नहीं होगी, क्योंकि अब रूस ने जिस तरीके से पश्चिमी हिस्से पर निशाना बनाया है, लवीव में जिस जगह पर हमला हुआ है वो पोलैंड बॉर्डर से महज 10 मील की दूरी पर है। तो ऐसे में निश्चित रूप से चिंताएं बढ़ती हैं कि अगर कीव की सप्लाई लाइन काटती हैं या पिछले जो पश्चिमी शहर है वो भी जद में आते हैं, तो इससे लड़ाई का दायरा और बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है। तो लगातार लड़ाई का दायरा जो है वो बढ़ता ही नजर आ रहा है। रूस के हमलों में लगातार एक के बाद एक कई बड़े शहर यूक्रेन के ध्वस्त होते जा रहे हैं और खंडर बनते जा रहे हैं। ये एक नज़ारा ऐसा ही कुछ सामने आया है चेरनिहिव शहर से। वो देखिए आप किस तरह से यूक्रेन के चेरनिहिव में ये तबाही की तस्वीर देखी जा सकती है। कई रिहायशी इलाकों पर भी रूसी टैंकों ने, रूसी मिसाइलों ने निशाना दागा है, हमला किया है, उन्हें तबाह किया है। और इसी तरह का मंजर कई बड़े शहरों से यूक्रेन के सामने आ रहा है। ये तस्वीरें चेरनिहिव की हैं, यहाँ पर भी कई रिहायशी इलाकों में हमला हुआ है और ये जो इमारतें हैं ये सब ध्वस्त नज़र आ रही हैं रूसी हमले में यूक्रेन के चेरनिहिव शहर में। पीएम मोदी से मिलने के लिए निकल चुके हैं। यूपी सदन से अब से कुछ देर पहले ही रवाना हुए हैं योगी आदित्यनाथ और 5 बजे उनकी मुलाकात तय है प्रधानमंत्री मोदी से। उत्तर प्रदेश में जीत के बाद पहली औपचारिक मुलाकात है ये योगी और मोदी के बीच और आज मुलाकातों का दौर लगातार जारी है योगी आदित्यनाथ के लिए। इससे पहले वो बीजेपी के संगठन मंत्री वीएल संतोष से मिले और फिर मिले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात का समय तय है 5 बजे के लिए और उसके बाद राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, इन तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात होगी योगी आदित्यनाथ की। और योगी आदित्यनाथ की जो सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में उसकी रूपरेखा क्या रहेगी, इसके बारे में भी आज लगातार चर्चा चल रही है भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ योगी आदित्यनाथ की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।